हेलो एवरीवन। लास्ट जिस पॉइंट पे हमने स्टॉप किया था वीडियो लेक्चर वो था केमिकल इक्वेशंस के स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को लिखना, और उसके हमने कई सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। फॉर एग्जांपल सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट में वो किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है वो मेंशन करना। एट द सेम टाइम हमने अपवर्ड एरो भी देखा था। अपवर्ड एरो का मतलब होता है गैस रिलीज हो रहा है। डेल्टा का साइन का मतलब होता है हीट एनर्जी। कैटलिस्ट अगर रहेगा तो मेंशन करना है। कई सारे एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे। जो लास्ट एग्जांपल हमने डिस्कस किया था वो ये है, कॉपर प्लस नाइट्रिक एसिड व्हेन कॉपर कंबाइंस विद नाइट्रिक एसिड। मैंने बोला था कि अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहेगा तो प्रोडक्ट NO2 बनेगा, अगर वो डाइल्यूट फॉर्म में रहेगा तो प्रोडक्ट NO बनेगा। फिर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैं लास्ट इस रिएक्शन में मैंने ये मेंशन किया था कि हमने यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स लिख रखे हैं कंपाउंड के फॉर्मूलाज के आगे। ये नंबर्स क्यों आए हैं? बिकॉज ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। रिएक्शन केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं वो हम लोग आज सीखेंगे, और इसको बैलेंस करना ज़रूरी क्यों है ये भी हम आज सीखेंगे। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। अब कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों होता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है। दैट इज बिकॉज कि जब तक हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को स्टडी नहीं करेंगे हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन करने के लिए कितना रिएक्टेंट्स का जरूरत है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास में XY यानी कि X गेटिंग कंबाइंड विद Y फॉर्मिंग Z, यानी X और Y आपका रिएक्टेंट है और Z आपका प्रोडक्ट है, तो X और Y को आपको दोनों को मिलाना है ताकि आपको क्या मिलेगा? Z मिलेगा। लेकिन कितना क्वांटिटी में, कितना अमाउंट में X लेना है, कितना अमाउंट में Y लेना है ताकि मुझे स्पेसिफिक अमाउंट का Z मिले, ये हमें तभी पता चलेगा जब हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। जैसे जैसे ये टॉपिक आगे बढ़ेगा आपको पता चलेगा कि बैलेंस करने से हमें क्वांटिटी कैसे पता चलेगी, अमाउंट कैसे पता चलेगा। सो थियोरेटिकल देखते हैं कि इसके कितने पॉइंट्स हैं। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें 7 स्टेप्स को फॉलो करना है, यानी कि 7 क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद को पूछना है एवरी टाइम यू आर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि राइट द केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन वर्ड इक्वेशन। आपको इक्वेशन जो है एग्जाम में वर्ड फॉर्म में दिया रहेगा, आपको उसे इक्वेशन फॉर्मेट में लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि सोडियम कंबाइंस विद क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, ये मैंने आपको वर्ड्स फॉर्म में बोला है। आपको इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखना है? Na+Cl2 गिविंग यू NaCl, एरो देके NaCl। सो ये हो गया वर्ड टू इक्वेशन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। आई होप ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स। आई एम जस्ट रीडिंग इट, हम लोग इसको डिटेल में समझने वाले हैं, मैं सिर्फ एक बार रीड कर रहा हूँ कि सेकंड पॉइंट ये है कि कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स को आपको कंपेयर करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड को कंपेयर करना है। थर्ड पॉइंट है इज इट बैलेंस्ड। सो आफ्टर कंपेयरिंग you have to ask yourself कि वो numbers देख के आपको पता चल रहा है कि ये balanced है या नहीं है। If it is not balanced, ठीक है, तो आप फोर्थ पॉइंट पे जाओगे। If it is already balanced, then आप इक्वेशन को लिखोगे और नीचे लिख दोगे the chemical above chemical reaction is balanced। फोर्थ पॉइंट क्या है? Apply a multiplying factor to balance atoms। आपको atoms को बैलेंस करने के लिए multiplication factor को यूज करना है। ये multiplication factor क्या होता है आपको समझ में आएगा। Then again you have to ask yourself is it balanced? अगर बैलेंस्ड हो चुका है देन ऑब्वियसली क्या लिखना है नीचे? द अबव केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अगर नहीं बैलेंस हुआ है देन गो टू स्टेप नंबर 4 अगेन, अप्लाई अ मल्टीप्लाई फैक्टर टू बैलेंस एटम्स। देन अगेन आस्क योरसेल्फ इज इट बैलेंस्ड। जब तक वो बैलेंस नहीं हो रहा है आपको स्टेप नंबर 4, 5 के बीच में जगल करना है। एक बार वो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा ठीक है, उसके बाद में आपको फाइनली बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखना है। एग्जाम में हमेशा याद रखना है कि आपको लास्ट में हमेशा पूरा बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक बार वापस से लिखना होता है और नीचे लिखना होता है कि द अबव केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड। एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग। सो द एग्जांपल इज NaOH combining with H2SO4 forming Na2SO4 plus H2O। ये आपको वर्ड फॉर्मेट में किस तरीके से एग्जाम में दिया रहेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड when combines with sulfuric acid it forms sodium sulfate and water। ये वर्ड फॉर्मेट में दिया रहेगा, आपको पहले इसको इस इक्वेशन फॉर्म में लेके आना है। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड आई ऑब्वियसली नो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। नाउ NaOH का स्टेट क्या है? तो आपको स्टेट पता होना चाहिए, इट इज एक्वस।
इट कंबाइंस विद सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड हमेशा आपको कौन से स्टेट के अंदर मिलेंगे? एक्वस स्टेट में ही मिलेंगे। सो जहां भी आप एसिड देखेंगे, अनलेस एंड अनटिल आपको एसिड को वेपर फॉर्म में यूज नहीं करना है, गैस फॉर्म में नहीं यूज करना है, जनरली 99% एसिड जो रहेगा उसका एक्वस स्टेट ही रहेगा। सो ये जब दोनों कंबाइन करते हैं तो प्रोडक्ट मेरे को मिलता है Na2SO4 और H2O। H2O वाटर है, ये लिक्विड स्टेट में रहेगा और सोडियम सल्फेट एक्वस फॉर्म में बनता है। सो मैंने जितना इन्फॉर्मेशन मुझे पता था इस इक्वेशन को लेकर वो लिख दिया। अब हमें इस इक्वेशन को क्या करना है? बैलेंस करना है। सो रिकॉल करते हैं हम लोगों के स्टेप्स को। सबसे पहला स्टेप था वर्ड इक्वेशन को वर्ड फॉर्म से इक्वेशन फॉर्म में इक्वेशन को लिखना है, तो हमने वो लिख दिया। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप था कि आपको दोनों साइड के एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स को कंपेयर करना है। कंपेयर the number of atoms of all the elements present in the chemical equation on both sides. So which are the two sides? The first side is reactant side, the other side is product side. So reactant side और product side दोनों साइड में कौन से एलिमेंट्स है पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए। तो एलिमेंट्स में देखता हूँ Na दिखता है मेरे को, वो सोडियम है, आई हैव आइडेंटिफाइड इट, सोडियम। नेक्स्ट मेरे को O दिख रहा है, O क्या होता है? ऑक्सीजन। H इज हाइड्रोजन। आई अगेन सी H, रिपीट नहीं करना है, फिर से H दिया तो हमने ऑलरेडी हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई कर लिया है। नेक्स्ट एलिमेंट मुझे न्यू मिलता है, वो है S, वो है सल्फर। सो मैंने सल्फर भी लिख दिया। अगेन ऑक्सीजन, लेकिन मैं ऑक्सीजन पहले से लिख चुका हूँ। सो हाउ मेनी एलिमेंट्स? 4 इन ऑल, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर। ये इस साइड भी प्रेजेंट है, उस साइड भी प्रेजेंट है। लेट अस से कि उस साइड कहीं कोई दूसरा नया एलिमेंट तो नहीं दिख रहा हमको। एक बार फिर से चेक करेंगे इक्वेशन को। सोडियम ऑलरेडी प्रेजेंट, सल्फर ऑलरेडी प्रेजेंट, ऑक्सीजन ऑलरेडी रिटन, हाइड्रोजन यस ऑलरेडी रिटन। सो दोनों साइड के एलिमेंट्स बराबर हैं, कोई भी एलिमेंट नया नहीं दिख रहा है मुझे एक भी साइड पे। अब हमें नंबर ऑफ एटम्स इनके दोनों साइड के लिखने हैं। मैं एक टेबल ड्रॉ करता हूँ और उस टेबल के ऊपर एक साइड लिखता हूँ R विच इज रिएक्टेंट साइड, दूसरी साइड में लिखता हूँ P विच इज प्रोडक्ट साइड। लेट अस काउंट द नंबर ऑफ एटम्स फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑन रिएक्टेंट साइड। तो रिएक्टेंट साइड पे सोडियम कितना दिखता है आपको? चेक कीजिए। जब आगे कोई नंबर नहीं लिखा रहता है केमिस्ट्री में तो वी ऑलवेज अज्यूम कि द नंबर इज 1। सो Na के आगे कोई नंबर लिखा हुआ है? नहीं। सो हाउ मेनी? 1। सो राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड, इस साइड में सोडियम का एक ही एटम है तो मैंने 1 लिखा है। नेक्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना है रिएक्टेंट साइड में? काउंट कीजिए। सो 1 इन दिस फॉर्मूला, एक इस फॉर्मूला में है और इस फॉर्मूला में कितने हैं? 4। सो 4 प्लस 1 हाउ मेनी? 5। सो ऑक्सीजन के मैंने कितने आइटम्स लिख दिए यहाँ पर? 5। नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं हाइड्रोजन। इस फॉर्मूला में मुझे हाइड्रोजन कितना दिखाई दे रहा है? 1। इस फॉर्मूला में कितना दिखाई दे रहा है? 2। सो 2 प्लस 1 3। सल्फर मुझे पूरा राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही जगह पे दिख रहा है और वो सल्फर के आगे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब सल्फर कितना है? 1। ये हो गया रिएक्टेंट साइड का। विल गो वेरी स्लोली फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। प्रोडक्ट साइड में जाते हैं। प्रोडक्ट साइड में पहला एलिमेंट है सोडियम Na, कितना दिखाई देता है अपने को? 2। आगे नंबर दिया 2, और कहीं सोडियम है? नहीं। सो सोडियम का प्रोडक्ट साइड, P यानी कि प्रोडक्ट साइड, या फिर आप राइट हैंड साइड भी लिख सकते हो। तो सोडियम के प्रोडक्ट साइड में मैंने नंबर लिखा है 2। नेक्स्ट एलिमेंट इज सल्फर। सल्फर और कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं। कितना है सल्फर यहाँ पर? 1। सो सल्फर का प्रोडक्ट साइड भी क्या रहेगा? 1। ऑक्सीजन नेक्स्ट एलिमेंट है, 4 यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ओनली 1। सो 4 प्लस 1 इज ऑक्सीजन 5। सो प्रोडक्ट साइड में 5, रिएक्टेंट साइड में भी 5। हाइड्रोजन यहाँ पर मेरे को कितना दिखाई दे रहा है? 2। सो मैं हाइड्रोजन को प्रोडक्ट साइड में कितना लिख रहा हूँ? 2। हमने रिएक्टेंट साइड में कितना लिखा था? 3। अभी आपका टेबल बन चुका है। नाउ कंपेयर दी नंबर ऑफ एटम्स। सोडियम क्या इक्वल दिखाई दे रहा है आपको? सोडियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, सो अनइक्वल। ऑक्सीजन 5 and 5 इक्वल, हाइड्रोजन 3 and 2 अनइक्वल, सल्फर 1 and 1 इक्वल। सो मेरे को 2 एलिमेंट ऐसा दिखाई देता है जो कि बैलेंस्ड नहीं है। वो कौन से 2 एलिमेंट है? एक सोडियम और दूसरा हाइड्रोजन। मैं पहले किसको बैलेंस करूं? सो सोडियम को बैलेंस करूंगा या हाइड्रोजन को बैलेंस करूंगा? तो आपको एक चीज याद रखनी है, जनरली आप उस एलिमेंट के
ऊपर टारगेट करोगे या उसे बैलेंस करने का कोशिश करोगे जो सबसे बड़े फॉर्मूला में प्रेजेंट है, यानी कि वो एलिमेंट सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है आपको, या उस एलिमेंट जिस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है वो कंपाउंड के अंदर एटम्स बहुत ज्यादा है। बहुत सिंपल है, मैं सोडियम और हाइड्रोजन दोनों में से किसे बैलेंस करूं, मैं चेक करता हूं। सो मैं देखता हूं कि सोडियम एक ही एलिमेंट है यहाँ पर, ठीक है। हाइड्रोजन मुझे यहाँ पर 2 जगह दिखाई देता है, ठीक है। सो मैं ये देख रहा हूँ कि हाइड्रोजन एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 2 जगह है। सोडियम यहाँ पर 2 है, ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। तो मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि सोडियम और हाइड्रोजन दोनों के अंदर नंबर ऑफ एटम्स में ज्यादा फर्क नहीं है। तो यहाँ पर तो कोई मैटर नहीं करता, आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप चाहे सोडियम से स्टार्ट करो, आप चाहे तो हाइड्रोजन से स्टार्ट करो, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा एग्जाम्पल होता है जहाँ पर एक एलिमेंट होता है जो कि बड़े फॉर्मूला में प्रेजेंट होता है और दूसरा एलिमेंट बहुत ही छोटे फॉर्मूला में प्रेजेंट होता है, तो हम लोग बड़े वाले पे पहले फोकस करते थे। तो सिंपल है, सोडियम को पहले बैलेंस करने का कोशिश करें। सो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यहाँ पर एक टर्म है जो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मतलब वो नंबर जिससे मल्टीप्लाई करना है ताकि वो एटम बैलेंस हो जाए। सिंपल सा बात है, सोडियम एक तरफ 1 है, एक तरफ 2 है, आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि दोनों नंबर सेम हो जाए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 को 2 से, ताकि इस साइड भी 2 हो जाए, इस साइड भी 2 हो जाए। सिंपल है। सो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मेरा 2 है, हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग सोडियम बाय 2 ऑन विच साइड, ये मेंशन करना बहुत जरूरी है। सो अगर मैंने प्रोडक्ट साइड या रिएक्टेंट साइड में मेंशन नहीं कर रहा हूं तो इट इज वेरी कंफ्यूजिंग कि मैं मल्टीप्लाई किस साइड कर रहा हूं। एक तो ये खुद के लिए कंफ्यूजिंग है बिकॉज रिएक्शन को बैलेंस करने में वक्त लगता है, हर रिएक्शन इतना इजीली बैलेंस नहीं होगा। सो मे बी आपको 2 या 3 स्टेप एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे और तब तक हो सकता है कि आप खुद ही भूल जाएं कि आपने किसको किससे मल्टीप्लाई किया था। और दूसरा बात, जो एग्जामिनर है उसे भी समझ में आना चाहिए कि आपने किसको किससे मल्टीप्लाई किया। सो मल्टीप्लाइंग सोडियम बाय 2 ऑन विच साइड, हमें किस साइड मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, रिएक्टेंट साइड। सो आई राइट रिएक्टेंट साइड। नाउ वही सेम इक्वेशन है, ठीक है, NaOH H2SO4 Na2SO4 H2O, लेकिन मैंने सोडियम को रिएक्टेंट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करने की बात कही है। तो रिएक्टेंट साइड में सोडियम कहाँ दिख रहा है मुझे, NaOH में दिख रहा है। तो मैं पूरे NaOH फॉर्मूला को, इस पूरे कंपाउंड को मल्टीप्लाई करूंगा। रिमेंबर दिस, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर सिर्फ एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई नहीं होता है, वो उस पूरे फॉर्मूला को मल्टीप्लाई होगा जिस कंपाउंड के अंदर वो एलिमेंट प्रेजेंट है। जैसे कि सोडियम NaOH में प्रेजेंट था, तो पूरे NaOH को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 2 से। सो नाउ वी राइट 2। जब हम यहाँ पर 2 लिखते हैं तो Na भी 2 हो जाता है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, हाइड्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। मतलब आपके 3 एलिमेंट चेंज हो चुके हैं एक एलिमेंट को चेंज करने के चक्कर में। तो हमको फिर से टेबल ड्रॉ करना है, हमें फिर से उनके नंबर ऑफ एटम्स को लिखकर कंपेयर करना है। सो अगेन आई ड्रॉ द टेबल NaOHS। आप 2 मिनट का टाइम लीजिए और आप देख लीजिए कि हमने रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स है, प्रोडक्ट साइड में कितने एटम्स है। पॉज कीजिए वीडियो को एंड देन यू नोटिस इट। सो पॉज करने पर हमें ये पता चलता है कि सोडियम अब 2 हो चुका है रिएक्टेंट साइड में, ऑक्सीजन 2 + 4 6 हो चुका है, हाइड्रोजन 2 + 2 4 हो चुका है, सल्फर अभी भी 1 ही है। प्रोडक्ट साइड में देखते हैं, सोडियम 2 था, सो 2 लिखा हमने, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है, तो प्रोडक्ट साइड में वो नंबर सेम रिपीट होंगे बिकॉज कोई चेंजेस नहीं है। अब मैं फिर से देखता हूँ कि सोडियम बैलेंस्ड है, सल्फर मेरा बैलेंस है। अब कौन से 2 एलिमेंट अनबैलेंस हो गए हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सो मैं चाहूँ तो मैं ऑक्सीजन को बैलेंस कर सकता हूँ या हाइड्रोजन को। लेट अस सी हमको किसको बैलेंस करना चाहिए। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इक्वली प्रेजेंट है दोनों साइड में, तो इट डजंट मैटर, आप किसी को बैलेंस कर सकते हो। मुझे इजी लग रहा है हाइड्रोजन बैलेंस करना बिकॉज यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, सो आई कैन मल्टीप्लाई हाइड्रोजन बाय 2 एंड देन बैलेंस इट ऑन द बोथ साइड्स। So multiplying H by 2 on which side? We need to multiply it on product side. So हमने क्या लिखा है, on product side। फिर से हम ये इक्वेशन लिखेंगे, लेकिन इस बार हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कहाँ पर है, यहाँ पर है। सो इस बार हाइड्रोजन के फॉर्मूला के आगे क्या लिखेंगे, 2। सो हाइड्रोजन तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, उसके साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीजन, विच मीन्स कि हमारे नंबर ऑफ एटम्स फिर से चेंज हो जाते हैं पूरे इक्वेशन के। और हमें इस बार 2, लास्ट टाइम हमने NaOH को मल्टीप्लाई किया था, इस बार 2 से H2O को मल्टीप्लाई किया। एंड देन ये इक्वेशन को लिखने के बाद में हम फिर से टेबल ड्रॉ करेंगे, और फिर से टेबल ड्रॉ करने के बाद में
हम ये देखेंगे कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। सो आपने यहाँ पर 2 लिख दिया। इसके बाद हमें टेबल ड्रॉ करके देखना था। मैंने इस स्टेप को स्किप किया है बिकॉज हम लोग जैसे जैसे इसको प्रैक्टिस करेंगे हमें टेबल का आदत जो है वो छोड़ना है। सो ये टेबल हम लोग तब तक ड्रॉ करेंगे जब तक हमें कंप्लीट कमांड नहीं आ रहा है वर्बली किसी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अब हम उस लेवल पे आ चुके हैं कि हम वर्बली किसी इक्वेशन को चेक कर सके एटलीस्ट कि वो बैलेंस है कि नहीं है। सो आई सी सोडियम 2 ऑन दिस साइड, सोडियम 2 ऑन द अदर साइड, राइट। ऑक्सीजन 2 + 4 6, ऑक्सीजन 4 + 2 6, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन 2 + 2 4, right? Do you see? H into 2 2, 2 + 2 4, हाइड्रोजन 2 into 2 4, मतलब हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। सल्फर 1 सल्फर 1। So now the equation is balanced। और आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? The above chemical equation is balanced। So आपको हर बार जब भी आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिल जाए लास्ट में लिखकर ये स्टेटमेंट लिखना है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, आपको वर्ड स्टेटमेंट दिया है when sulfur dioxide gas and hydrogen sulfide gas are combined together, solid sulfur is deposited on the test tube with the formation of water। ये आपको वर्ड स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा। हम इसको इक्वेशन फॉर्मेट में लिखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिखा है, सो हम क्या लिखेंगे? G। H2S गैस, सो वी राइट G। सॉलिड सल्फर बनता है, सॉलिड मतलब S, और वाटर आपको पता है कि लिक्विड स्टेट में बनता है। ओके, क्या है स्टेप नंबर 1? स्टेप नंबर 1 है कि आपको दोनों साइड के एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स लिखकर कंपेयर करना है। सो मैंने आइडेंटिफाई करना है पहले कौन से एलिमेंट्स है। S है, O है, H है, मतलब सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में कितना होना चाहिए, आप वीडियो पॉज करेंगे और आप चेक करेंगे कि कितने एलिमेंट्स रिएक्टेंट साइड में होंगे, कितने एलिमेंट्स प्रोडक्ट साइड में होंगे। सो कुछ सेकंड्स के लिए पॉज करके चेक कीजिए। सो अभी अपने को पता चलता है कि सल्फर इस साइड 2 है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। सो सल्फर 2 ऑन द रिएक्टेंट साइड, ओनली 1 ऑन द प्रोडक्ट साइड, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड 2 ऑन द प्रोडक्ट साइड। ऑक्सीजन 2 ऑन द रिएक्टेंट साइड, only 1 on the product side। So is this chemical equation balanced? It is not balanced। सल्फर भी अनबैलेंस्ड है, ऑक्सीजन भी अनबैलेंस्ड है। सो दोनों में से मुझे किसी एक को मल्टीप्लाई करना है। सो मैं किसको मल्टीप्लाई करूंगा? सल्फर 2 अलग अलग जगहों पर है, उसको बैलेंस एक साथ करना मुश्किल है, तो मैं पहले स्टार्ट करूंगा ऑक्सीजन से बिकॉज वो एक ही फॉर्मूला में प्रेजेंट है। सो ऑक्सीजन के लिए मुझे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की क्या जरूरत है कि कौन सा नंबर की? 2 और 1 है, तो ऑब्वियसली वी नीड 2। विच साइड? रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड? Right, product side। So multiplying oxygen by 2 on the product side, the equation becomes product side में ऑक्सीजन को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। So अब आपका इक्वेशन चेंज होता है, यहाँ पर नंबर आ जाएगा 2। ऑक्सीजन के साथ साथ कौन चेंज हो रहा है? हाइड्रोजन। हम फिर से टेबल ड्रॉ करते हैं, आप कुछ सेकंड्स के लिए फिर से पॉज करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे, चेक करेंगे कि मेरे टेबल के साथ में मैच कर रहा है कि नहीं। ओके, सो चेक करते हैं हम लोग फिर से। सल्फर 2 ऑन द रिएक्टेंट साइड, 1 ऑन द प्रोडक्ट साइड, 1 + 1 2 एंड 1 ऑन द प्रोडक्ट साइड। हाइड्रोजन अभी यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में कितना बन चुका है? 2 × 2 4। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में भी अब कितना बन चुका है? 2। सो अब 1-2 एलिमेंट हैं जो अनबैलेंस्ड है, वो है सल्फर और हाइड्रोजन। तो आप किसको बैलेंस करेंगे? सल्फर को या हाइड्रोजन को? अगेन सल्फर 2 अलग अलग जगह पर मौजूद है, 2 अलग अलग कंपाउंड में प्रेजेंट है। सो बेटर हम लोग किससे स्टार्ट करें? हाइड्रोजन से। सो हाइड्रोजन के लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या लगेगा? ऑब्वियसली 2 × 2 कितना बन जाएगा? 4। सो हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, बट ऑन विच साइड? रिएक्टेंट साइड। सो मल्टीप्लाइंग H/2 ऑन रिएक्टेंट साइड, राइट। सो यहाँ पर 2 लिख देंगे हम। हाइड्रोजन के साथ साथ कौन मल्टीप्लाई होगा? सल्फर। सो अब हम लोग फिर से टेबल ड्रॉ नहीं करते हुए नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इस बार चेक करेंगे। इस बार हम एक लेवल और ऊपर जाते हैं। अब की बार हम नंबर ऑफ
एटम्स को सिर्फ कंपेयर नहीं करेंगे वर्बली, हम इक्वेशन को बैलेंस भी करेंगे वर्बली। सो सल्फर अब कितना हो जाएगा पहले कंपेयर करते हैं। 1 ऑन दिस साइड 1 + 2, टोटल कितना हो गया 3, और इस साइड कितना है सिर्फ 1। एक बार फिर से देखते हैं, सल्फर यहाँ पर 1 है, हमने अभी H को 2 से मल्टीप्लाई किया था लास्ट स्टेप में, जिसकी वजह से यहाँ पर 2 आ गया। सो 2 अगर H को मल्टीप्लाई होगा तो एट द सेम टाइम 2 किसको मल्टीप्लाई होगा, S को। सो टोटल नंबर ऑफ सल्फर एटम्स अभी कितने हो चुके हैं, 1 + 2 यानी कि 3, और राइट हैंड साइड यानी कि प्रोडक्ट साइड मुझे सल्फर कितना दिखाई देता है, सिर्फ 1। सो ऑब्वियसली एक साइड 3 है, एक साइड 1 है। बहुत ही सिंपल है, आपको 1 वाले साइड पे किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। सो मैं क्या करता हूँ, सल्फर को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, ठीक है। सल्फर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में फिर से चेक करेंगे कि क्या अभी फिर से कोई एलिमेंट अनबैलेंस तो नहीं हुआ है। सो सल्फर 1 + 2 3, सल्फर 3 यानी कि सल्फर बैलेंस्ड है। लेट अस चेक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर भी कितना है, 2 है, सो बैलेंस्ड। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, 2 × 2 4, एंड हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 × 2 4, बैलेंस्ड। सो ये आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ऑब्वियसली आपको लास्ट स्टेप में क्या लिखना है, द अबव केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड। नाउ देयर आर सम इक्वेशंस जो आपको ट्राई करना है, खुद बैलेंस करना है आपको, ठीक है। ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। कुछ सेकंड्स के लिए वीडियो को पॉज करेंगे, इन चारों इक्वेशंस को नोट करेंगे। ये चारों इक्वेशंस आपको बैलेंस करने हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप ऑब्वियसली जो डाउट सेशंस वाले वीडियो लेक्चर्स होते हैं उसके अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। सो ये चारों इक्वेशन को आप नोट कीजिए एंड बैलेंस कीजिए। एट द सेम टाइम जितना आप इसके बारे में और लिख सके इक्वेशन के बारे में उतना बेटर है। अगर आपको किसी का स्टेट समझ में आता है या फिर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन पता है किसी एलिमेंट या कंपाउंड के बारे में, वो भी आप इस इक्वेशन के अंदर ऐड कर सकते हैं। राइट, सो इस चैप्टर में नेक्स्ट जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। उसको आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है, अगर आपको याद हो तो फिजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं। आइडेंटिफाई करने के लिए 3 पैरामीटर्स दिए थे आपको। सो मूविंग ऑन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं ये हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसका एप्लीकेशन आगे जाकर कैसा होगा कि आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन से टाइप का केमिकल रिएक्शन है। सो एग्जाम में आपको इक्वेशन दिया रहेगा या रिएक्शन दिया रहेगा और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन से टाइप का है। ये एक तरीका है जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकंड, इसका ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपको डिफाइन करना होता है। अलग अलग जो टाइप के रिएक्शंस हम लोग अभी स्टडी करेंगे उसको डिफाइन करना होगा एक एग्जाम्पल के साथ में। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के साथ में। पहला टाइप है केमिकल रिएक्शन का कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। पहले इसको डिफाइन करते हैं। मैं आपको वर्ड्स बोल रहा हूँ, आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन is a type of chemical reaction in which 2 or more than 2 reactants combine with each other to form only one product. I repeat myself again. A combination reaction is a type of chemical reaction in which 2 or more than 2, 2 या 2 से ज्यादा reactants, 2 or more than 2 reactants combine with each other to form how many product? Only one product. So to form one product. I hope कि definition clear है। और एग्जाम्पल हम लोग ने इस तरीके से लिया है कि यहाँ पर कुछ जनरल इक्वेशंस लिखे हुए हैं। a + b एरो p, p यानी कि प्रोडक्ट होता है, a + b + c एरो p। सो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि चाहे रिएक्टेंट 2 हो या 2 से ज्यादा, यहाँ पर 4 भी हो सकते हैं, A B C D 4 रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। सो आई से 2 or more than 2. So when 2 or more than 2 reactants combine with each other to form only one product, then such type of reaction is known as which reaction? Combination reaction. Okay. So कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं मैंने। पहला एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। अमोनिया गैस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो गैस है दोनों एक दूसरे के साथ में अगर कंबाइन करता है तो अमोनियम क्लोराइड बनाता है।
इसका एक एक्टिविटी है, हम लोग वो एक्टिविटी के साथ में इसको समझते हैं। आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है। अभी ये एसिड जो होता है वो ज्यादातर दिमाग में अपने जब आता है तो वो लिक्विड फॉर्म में आता है, करेक्ट है। तो यहाँ पर HCl के नीचे मैंने क्या लिख रखा है, गैस लिख रखा है। सो ये HCl गैस फॉर्म में हमने कैसे यूज किया है समझते हैं इसको। आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, HCl एसिड, और एक ग्लास रॉड लेना है, ठीक है। ग्लास रॉड एक छोटा सा रॉड होता है, ग्लास का बना हुआ, छोटा सा टाइनी सा माचिस की तीली जैसा होता है। सो उस ग्लास रॉड को आपको अमोनिया के सोल्यूशन में डिप करना है। अमोनिया का सोल्यूशन वो भी लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा आपके पास में, HCl एसिड वो भी आपके पास में लिक्विड फॉर्म में रहेगा। HCl एसिड आपके टेस्ट ट्यूब में, ग्लास रॉड जो है उसको हमने किस में डिप किया है, अमोनिया के सोल्यूशन में डिप किया है। इस टेस्ट ट्यूब को जिसके अंदर HCl एसिड है उसको आपको बर्नर पे हीट करना है कंटिन्यूसली। जब वो हीट होगा तो HCl किस में कन्वर्ट होगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। तो टेस्ट ट्यूब में से बाहर क्या निकलेगा, HCl का गैस, HCl का गैस बाहर निकलेगा। इस ग्लास रॉड के ऊपर अभी हमारे पास में अमोनिया सोल्यूशन हमने डिप किया था, तो ग्लास रॉड के ऊपर क्या है, अमोनिया सोल्यूशन। अमोनिया सोल्यूशन जो होता है वो वोलेटाइल होता है, यानी कि वो बहुत ही जल्दी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है अपने आप ही। ये इस तरीके से जैसे परफ्यूम या डिओड्रेंट आपने देखा होगा, आप जैसे स्किन पे अप्लाई करते हो वो फटाक से उड़ जाता है, यानी लिक्विड से किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। उसको हम लोग बोलते हैं वोलेटाइल सब्सटेंसेस। तो अमोनिया भी एक वोलेटाइल सब्सटेंस होता है। जैसे ही मैं ग्लास रॉड को डिप करूंगा अमोनिया सोल्यूशन के अंदर और ग्लास रॉड को बाहर लेके आऊंगा, धीरे धीरे उस पे चिपका हुआ अमोनिया का जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और HCl का गैस ऑलरेडी किस में से निकल रहा है, टेस्ट ट्यूब में से। ये दोनों गैस जब आपस में जाकर कंबाइन करेंगे, आप टेस्ट ट्यूब के ऊपर उस ग्लास रॉड को रखेंगे, ठीक है। सो दोनों गैस जैसे आपस में कंबाइन करेंगे वो इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाएंगे अमोनियम क्लोराइड के अंदर, NH4Cl। ये अमोनियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में नहीं बनता है, ये अमोनियम क्लोराइड पहले बनता है गैसीय स्टेट के अंदर। ये दोनों गैस जब कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ में, NH3 और HCl, ठीक है, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो जो कंपाउंड बनता है NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड, वो पहले बनता है गैसियस स्टेट में, बट ये गैसियस स्टेट में बना हुआ गैस इमीडिएटली कंडेंस होकर सॉलिडिफाई हो जाता है और सॉलिड अमोनियम क्लोराइड उस ग्लास रॉड के ऊपर जमा होना शुरू हो जाता है। सो आपको व्हाइट कलर का पाउडर जमा होना स्टार्ट दिखेगा उस ग्लास रॉड के ऊपर, जो कि अमोनियम क्लोराइड है। कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर न्यू है, जैसे कि इस कंपाउंड का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इट इज अमोनियम क्लोराइड, राइट। सो यहाँ पर आपने नोटिस किया रहेगा कि रिएक्टेंट्स कितने थे, 2, लेकिन प्रोडक्ट कितना है, 1। तो रिएक्शन कौन सा है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिविंग यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें कुछ लिखने का जरूरत नहीं है किसी भी कंपाउंड का नाम, बिकॉज बहुत सिंपल है। Mg यानी कि मैग्नीशियम, O2 यानी कि ऑक्सीजन, ये दोनों एक दूसरे के साथ में कंबाइन करते हैं तो बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO। आपको मैं जितने भी रिएक्शन यहाँ पर दे रहा हूँ उन सारे रिएक्शंस को आपको जब आप नोट करेंगे, ऑब्वियसली वीडियो को पॉज करके, तो आपको इनकी जो इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि इनका स्टेट, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ये कौन सा स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में। ऑक्सीजन ये कौन सा स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है सॉलिड स्टेट में। तो ये जितना भी की इन्फॉर्मेशन है ये आपको लिखना है, खुद से ट्राई करना है, खुद से प्रैक्टिस करना है। अगर कहीं पर भी किसी तरीके का डाउट हो या क्वेश्चन हो तो ऑब्वियसली यू कैन गेट बैक टू मी। ये रिएक्शन के अंदर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैं इसको भी थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रिएक्शन होता कैसे है। मैग्नीशियम एक मेटल है, लोहा, ठीक है, जैसे आयरन है, सिल्वर है, ठीक है, गोल्ड है, वैसे ही मैग्नीशियम भी एक मेटल होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। मैग्नीशियम के रिबन्स आते हैं, मैग्नीशियम रिबन बोलते हैं जिसको हम लोग, यानी कि पतला पतला सा ऐसा आयरन का जैसा हम लोग स्टील के छोटे छोटे अगर आप ये बनाएंगे, पीसेस बनाएंगे, ठीक है, फ्लैट पीसेस बनाएंगे तो वो रिबन फॉर्म के अंदर बनते हैं। और वैसे ही मैग्नीशियम के रिबन मार्केट में मिलते हैं। ये मैग्नीशियम के रिबन को अगर आप टोंग्स से पकड़ के, यानी कि पकड़ जो होती है, आपको केमिकल लैब के अंदर टोंग यानी कि एक पकड़ दी जाएगी, उससे आपको उसको होल्ड करना है एंड देन बर्नर के ऊपर रख के उसको बर्न करना है। जब आप बर्न करोगे तो मैग्नीशियम हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करेगा।
जब तक आप बर्न नहीं करोगे, सिर्फ मैग्नीशियम को हवा में रखने से मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं करता है। सो हमको इस रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, कौन सा साइन, डेल्टा साइन लिखूंगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन कर रहा है, कब, जब आप उसको बर्न करोगे एयर के अंदर, और दोनों एक दूसरे के साथ में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। थर्ड रिएक्शन, उससे पहले देख लें दोनों रिएक्शन जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखे हैं, रिएक्टेंट्स उन दोनों के अंदर ही कितने थे, 2, लेकिन प्रोडक्ट कितना था, 1। सो रिएक्शन कौन से टाइप का रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। थर्ड एग्जांपल में आप देख सकते हो स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम क्या होता है, ये बेसिकली चूना होता है रॉ फॉर्म के अंदर। सो स्लेक्ड लाइम यानी कि चूना, ये आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप थोड़ा सा चूने का पाउडर कहीं से लेके आए और एक कंटेनर लें और उस कंटेनर के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर थर्मोमीटर को डिप कर दें उसके अंदर, तो आपको उस वाटर का टेम्परेचर पता रहेगा कि वो कितना है। और उसके बाद में उसी कंटेनर के अंदर थोड़ा सा चूने का पाउडर डाल दें। आप चूने का पाउडर जैसे ही पानी में डालोगे, यानी कि स्लेक्ड लाइम व्हेन इमर्स्ड इन द वाटर, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में कंबाइन करते हैं और बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों का रिएक्शन होने पर प्रोडक्ट क्या मिलता है हमको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट मिलता है। ऑब्वियसली रिएक्टेंट कितना, 2, प्रोडक्ट कितना, 1। तो रिएक्शन ऑब्वियसली कौन से टाइप का रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का एक खास बात यह है कि जब चूना पानी में जाता है तो एफरवेसेंस का साउंड आता है और हीट एनर्जी निकलता है उस रिएक्शन के अंदर। यानी कि जिस बीकर में, जिस कंटेनर में आप पानी लेकर उसमें चूना डालोगे, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बिकॉज उसमें से हीट एनर्जी बाहर निकलता है। ये आप कभी भी कहीं पे भी करके देख सकते हो, चूना पानी में जाते से ही चूना गर्मी पैदा करता है। ठीक है, सो यहाँ पर डेल्टा साइन हम प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर प्रोडक्ट 2 हो गया तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे हो सकता है? हीट इज नॉट अ प्रोडक्ट। हीट कभी भी प्रोडक्ट में कंसिडर नहीं किया जाता है। कंपाउंड हमको सिर्फ एक ही मिला है, तो रिएक्शन कौन सा रिएक्शन रहेगा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, इट इज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन का एग्जैक्टली उल्टा है। सो हमने कॉम्बिनेशन में क्या कहा था कि when 2 or more than 2 reactants combine with each other to form only one product, then such type of reaction is called as combination reaction. इसका ठीक उल्टा कर दो, ठीक है। So decomposition reaction क्या होगा? It is a type of reaction in which one reactant gives 2 or more than 2 products. एक रिएक्टेंट से 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं तो हम उसे कहते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन क्या था, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट मिलता है, एक प्रोडक्ट। उसको ठीक उल्टा कर दो, एक प्रोडक्ट से 2 या 2 से ज्यादा एक रिएक्टेंट से 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट मिला तो हम उसे क्या बोलेंगे, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। इसको जनरल नोटिफिकेशन में क्या लिखेंगे हम लोग, आर, यानी कि रिएक्टेंट है, ये एक ही रिएक्टेंट है, ठीक है। इस एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितना बन रहा है, 1, 2 या फिर 2 से ज्यादा भी बन सकता है, कितना भी बन सकता है। n नंबर मतलब कितना भी प्रोडक्ट बन सकता है, बट इट हैज टू बी एटलीस्ट 2 और मोर देन 2। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे फर्स्ट वाला एग्जाम्पल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हम इसको घर पे फिर से करके देख सकते हैं। शुगर, थोड़ा सा चीनी लीजिए चम्मच के अंदर, और उस स्पून में जो आपने शुगर लेके रखा हुआ है उसे आप गैस पे यानी कि स्टोव पे कुछ देर के लिए रखिए। विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको पता चलेगा कि शुगर धीरे धीरे जलना शुरू हो रहा है, डिकम्पोज होना शुरू हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद में पूरा का पूरा वो काला पड़ जाता है। इट टर्न्स इनटू अ स्ट्रॉन्ग ब्लैक रेजिड्यू। वो जो स्ट्रॉन्ग ब्लैक रेजिड्यू है वो आपका प्योर कार्बन है, और वो थोड़ा सा लिक्विड स्टेट में रहेगा। उसका रीजन ये है कि उसके अंदर थोड़ा सा वाटर भी प्रेजेंट है। सो शुगर, जिसका फॉर्मूला है C12H22O11, यानी कि 12 कार्बन आइटम्स, 22 हाइड्रोजन आइटम्स, 11 ऑक्सीजन आइटम्स। जब ये शुगर डिकम्पोज होता है, जब ये शुगर ब्रेक होता है तो इसके 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनता है कार्बन, दूसरा बनता है वाटर। आप बता सकते हैं कि शुगर कौन से स्टेट में है, सॉलिड, कार्बन सॉलिड, वाटर लिक्विड। कार्बन कौन से कलर का बनता है, ब्लैक कलर का। तो ये घर पे एक बार रिएक्शन आप करके देख सकते हैं। शुगर लेना है, स्पून पे, गैस पे रखना है, स्टोव पे, कुछ सेकंड्स के अंदर आपको दिखाई देगा कि वो जलना शुरू हो चुका है, ब्लैक कलर का टर्न हो चुका है, वो ब्लैक कलर का कार्बन है। सो एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट बनाए, मतलब कौन सा रिएक्शन है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, CaCO3, इसे हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट।
आपको याद होगा तो हमने नंबर ऑफ आयंस की लिस्ट में CO3 आयन को मेंशन किया था, उसका नाम था कार्बोनेट आयन। सो कंपाउंड का फॉर्मूला, कंपाउंड का नाम रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर हीट कर रहे हो, जैसे यहाँ पर भी आपने शुगर को क्या किया था, हीट किया था। सो कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट कर रहे हो तो दो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा स्टेट में रहता है, गैसियस स्टेट में। सो हमने अपवर्ड एरो से डिनोट किया उसको, ठीक है। आप चाहें तो ब्रैकेट में G भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। सो एक रिएक्टेंट से कितने प्रोडक्ट बने, दो, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, डिकम्पोजिशन। थर्ड एग्जाम्पल है H2O2, इसका नाम है पेरोक्साइड। पेरोक्साइड आपको कहाँ देखने मिलेगा, कभी आप गिरे हैं, चोट लगी है हाथ पे, तो जो ब्रूजेस होते हैं उनको जब आप फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं तो आपके ब्रूज को एक लिक्विड से साफ किया जाता है जो कि ब्राउन कलर का होता है। ये आपको जनरली क्लिनिक्स के अंदर या हॉस्पिटल्स के अंदर दिखाई देगा, बॉटल के अंदर ब्राउन कलर का लिक्विड भरा होता है। सिस्टर जो होती है वो टोंग्स में कॉटन प्लग लेकर उसको उसमें डिप करके उससे साफ करती है ब्रूजेस को। तो जो ब्राउन कलर का लिक्विड है दैट इज पेरोक्साइड। पेरोक्साइड एंटीसेप्टिक होता है, पेरोक्साइड इन्फ्लेमेटरी होता है, यानी कि आग भी कर सकता है। पेरोक्साइड बहुत ही वोलेटाइल होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने अमोनियम क्लोराइड और अमोनिया को लेकर आपको बताया था कि वोलेटाइल मतलब क्या होता है, कि अगर आप इसको खुला छोड़ देंगे तो धीरे धीरे वो अपने आप क्या होता जाएगा, उड़ता जाएगा। सो पेरोक्साइड वोलेटाइल है, एंटीसेप्टिक है, इन्फ्लेमेटरी है। पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2, वाटर के फॉर्मूला से काफी मिलता जुलता है। वाटर H2O होता है, पेरोक्साइड H2O2 होता है, ये लिक्विड स्टेट के अंदर ही होता है। पेरोक्साइड को आप कुछ मत कीजिए, आप उसको बस बॉटल को ओपन करके कुछ देर के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ दीजिए, पेरोक्साइड अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा। आपको उसको डिकम्पोज करने के लिए हीट देने की जरूरत नहीं है। डिकम्पोज होने के बाद में वो दो कंपाउंड बनाता है, एक बनाता है वाटर और दूसरा बनाता है ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस उड़ जाएगा, पीछे क्या बचेगा कंटेनर में, खाली पानी। हैव यू अंडरस्टूड दिस? एक रिएक्टेंट से कितने प्रोडक्ट बनाए हमने, दो प्रोडक्ट। अगेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको ये सारे रिएक्शन जो दिखाई दे रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये सब अनबैलेंस्ड है। आपका काम है इन सारे इक्वेशंस को नोट करना, वीडियो पॉज करके, और इन सारे इक्वेशंस को बैलेंस करना। फोर्थ एग्जांपल लेते हैं हम H2O यानी कि वाटर, जो कि लिक्विड स्टेट में है। अगर आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, ये एक ऐसा चीज है जो आप 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस आपको याद होगा तो एक बीकर रहता था, एक एनोड एक कैथोड, ऊपर बैटरी कनेक्ट करेंगे हम लोग, बैटरी ऑन करेंगे। सो एनोड पे एक रिएक्शन होगा, कैथोड पे एक रिएक्शन होगा, और एनोड और कैथोड के रिएक्शन को मिलाकर हम लोग जो नेट रिएक्शन लिखते हैं हम लोग, वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन लिखते हैं। सो बेसिकली वो सब 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सो इलेक्ट्रोलाइसिस अगर आप वाटर का करोगे तो एनोड और कैथोड पे रेस्पेक्टिवली, एनोड और कैथोड पे रेस्पेक्टिवली कौन सा गैस रिलीज होगा, एनोड पे और कैथोड पे रेस्पेक्टिवली कौन सा गैस रिलीज होगा, एनोड पे रिलीज होगा हाइड्रोजन गैस, कैथोड पे रिलीज होगा ऑक्सीजन गैस। ठीक है। सो इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर मुझे H2 और O2 अलग अलग सेपरेटली मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ये कौन सा रिएक्शन हुआ, डिकम्पोजिशन, बिकॉज हमने एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बनाए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन। इसका डेफिनेशन एक बार आप नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके, और उसके बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूं। सो द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ द आयन of a less reactive element in a compound is taken by another more reactive element by formation of its own ion is called displacement reaction. It looks little confusing, ठीक है, और थोड़ा सा difficult लग रहा है समझने में, but it's very simple. बहुत ही सिंपल है। इसको हम लोग पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। पहला पार्ट हम लोग इतना ही समझते खाली, the reaction in which the place of the ion of a less reactive element is in a compound is taken by another more reactive element, ठीक है। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें किसका जगह, आयन का जगह लेता है। कौन से आयन का जगह, लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट के आयन का जगह ले लेता है। कौन ले लेता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट का आयन। सो बहुत सिंपल है, एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट के आयन की जगह कौन ले लेगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट का आयन ले लेगा, और हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और वो जो आयन का जगह लेगा मोर रिएक्टिव एलिमेंट, वो बाद में अपना खुद का कंपाउंड भी बनाता है, नया कंपाउंड बनाता है। सो इस रिएक्शन को हम लोग टर्म करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत ही सिंपल है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। राइट, सो हम बात कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का।
एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थोड़ा सा अच्छी तरीके से याद रहेगा। इमेजिन करते हैं कि अपने पास में बाइक है, मान लीजिए, ठीक है, आप कॉलेज जाते हैं या अभी तो स्कूल में ही होंगे 10th स्टैंडर्ड में, तो आपके पास में मान लीजिए बाइक है, ठीक है। आप आपकी फ्रेंड पूजा जो है, कोई भी कॉमन नाम यूज़ कर रहे हैं, आप आपकी फ्रेंड पूजा को बाइक पे बिठा कर जाते हैं, रोज़ आप लोग साथ में जा रहे थे, ठीक है। एक दिन राहुल नाम का लड़का जो है, कोई भी फिर से कॉमन नाम ले रहा हूँ, राहुल जो है वो कार लेके आता है, ठीक है। तो पूजा ये बाइक पे नहीं बैठेगी, पूजा किस में जाके बैठेगी, कार में जाके बैठेगी। तो आपकी जगह किसने ले ली है, राहुल ने ले ली है। आपकी जगह राहुल ने क्यों ली है, क्योंकि राहुल आपसे बेटर है कुछ चीज़ों के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राहुल आपसे बेटर इंसान है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि राहुल के पास में कार है, आपके पास में बाइक है, तो बाइक बाइक होता है, कार कार होता है। सो राहुल ज़्यादा डायनामिक है, ठीक है, आपसे, और इसीलिए वो आपकी जगह ले सकता है बहुत ईजीली, ठीक है। सो इस एग्जाम्पल को हम लोग केमिस्ट्री से रिलेट करके देखते हैं। मेरे पास में जिंक है, कॉपर है। जिंक कौन है, जिंक राहुल है। कॉपर कौन हो, आप हो। सल्फेट आयन कौन है, पूजा है। सो कॉपर और सल्फेट दोनों पहले साथ में थे, ठीक है, बाइक पे जाते थे, तो कंपाउंड को हम लोग बोलते थे कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब एक दिन कौन आ जाता है, राहुल आ जाता है, यानी कि जिंक आ जाता है, कार लेके आता है। सो ऑब्वियसली जिंक अब किसका जगह लेगा, कॉपर का, यानी कि राहुल किसका जगह लेगा, आपका। तो जिंक अगर कॉपर का जगह ले लेगा तो कॉपर बाहर निकल जाएगा, ये कॉपर बाहर निकल गया इधर, ठीक है। और अब जिंक जो है, जिंक और सल्फेट यानी कि राहुल और पूजा दोनों साथ में बैठ के किस में चले गए, कार में चले गए। आप देखते रह गए। तो जिंक और सल्फेट दोनों कंबाइन होकर क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट। अब वो दोनों साथ में है और आप अकेले हो, ठीक है। सो कॉपर अब सेपरेट हो चुका है, कॉपर अकेला हो चुका है, और कॉपर का जगह किसने ले लिया है, जिंक ने ले लिया है, ठीक है। नाउ टेल मी, राहुल आपका जगह क्यों ले पाया, बिकॉज उसके पास में आपसे बेटर चीज था, कार था, ठीक है। आपके पास बाइक था, उसके पास कार था। सो ही वॉज मोर डायनामिक, ठीक है। उसी तरीके से जिंक कॉपर का जगह क्यों ले पाया, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो कोई ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट किसी कम रिएक्टिव एलिमेंट का जगह ले सकता है, लेकिन क्या कोई कम रिएक्टिव एलिमेंट कोई ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट का जगह ले पाएगा, नॉट पॉसिबल। जैसे कि आपके पास बाइक है, राहुल के पास कार था, अब मान लो आता है शाम साइकिल लेके आता है, साइकिल लेके आके पूजा को बोलेगा चलो साथ में चलते हैं, हम लोग स्कूल चलते हैं। पूजा बैठेगी क्या, नहीं बैठेगी, राइट। सो इसका मतलब साइकिल से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, बट कार से है, तो हमको बेटर चाहिए, ठीक है। सो हमको मोर रिएक्टिव चाहिए, एक लेवल ऊपर वाला चाहिए। सो जो ज्यादा रिएक्टिव रहेगा वो जगह ले पाएगा, जो कम रिएक्टिव रहेगा वो जगह नहीं ले पाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको तब पता चलेगा जब आपको ये पता रहेगा कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है। अब ये जो रिएक्टिविटी है इन एलिमेंट्स की, एक्सप्लेन किया हुआ है मेटलर्जी, एक चैप्टर है आपके सिलेबस में, उसमें ये सेक्शन है जिसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कौन सा रिएक्टिव ज्यादा, कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है। उसका एक लिस्ट दिया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ये जो लिस्ट है वो अभी एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है, एनीवेज आप वो चैप्टर में पढ़ने वाले हो। हाँ, बट याद जरूर कर सकते हैं हम लोग उनका ऑर्डर, ठीक है। सो ये वो रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल्स की। पहला एलिमेंट है पोटेशियम, लेट अस आइडेंटिफाई ऑल द एलिमेंट्स। के पोटेशियम, Na सोडियम, Li लिथियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक, Fe आयरन, Sn टिन, Pb lead, Cu कॉपर, Hg मर्क्यूरी, Ag सिल्वर, Au गोल्ड। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये एलिमेंट्स को हमने किस तरीके से अरेंज किया? द एरो इज गोइंग डाउनवर्ड्स, सो द ऑर्डर इज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। मतलब जैसा जैसा एरो इस तरफ जा रहा है, रिएक्टिविटी कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा हुआ? पोटेशियम। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा हुआ? गोल्ड। सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, सबसे कम गोल्ड, और रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे जाएंगे तो डिक्रीज होता रहेगा। सो अब इसके बेसिस पे, आप इसको पहले पॉज करके नोट कर लें। इसके बेसिस पे अगर मैं आपको पूछूं ये क्वेश्चन कि आपके सामने दो रिएक्शन है एंड यू गेस द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट गेस करने का है, तो बहुत ही सिंपल है।
आप क्या करेंगे, आप पहले देखेंगे कि इस रिएक्शन में एलिमेंट कौन कौन है, मतलब आप कौन, राहुल कौन, ठीक है। सो ऑब्वियसली जो कंपाउंड है उसके अंदर मुझे दिख रहा है कि एक रिएक्टेंट में पहले कॉपर और सल्फेट साथ में। सो कॉपर और सल्फेट ये दो आयन्स है इसके अंदर, इस कंपाउंड के अंदर, और जो अकेला एलिमेंट है वो है Fe यानी कि आयरन। सो आयरन आपका राहुल है। क्या राहुल कॉपर को बाहर निकाल सकता है? क्या क्या आयरन कॉपर को बाहर निकाल सकता है, यानी कि क्या राहुल आपकी जगह ले सकता है? सो ऑब्वियसली वो तो पता चलेगा हमको वो लिस्ट से, जो कि आपको याद करनी है। तो आप लिस्ट में देखेंगे, वो लिस्ट में आपको पता चलेगा कि Fe और Cu ये इनके बीच में क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो प्रोडक्ट किससे बनेगा? अगर ये डिस्प्लेस को कर सकता है तो Fe किसके साथ कंबाइन करेगा, फिर SO4 के साथ, और प्रोडक्ट बनाएगा, और कॉपर अकेला हो जाएगा। और अगर ये रिएक्शन नहीं पॉसिबल है तो आप सिंपली क्या लिखेंगे आगे, रिएक्शन नॉट पॉसिबल। सो ये दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है प्रैक्टिस करने के लिए। आप इसे प्रैक्टिस करेंगे और इसके आंसर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ऑडियो वीडियो लेक्चर के अंदर। ओके।